नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। देहरादून में आयुर्वेदिक सम्मेलन की शुरुआत हुई है। सम्मेलन में आयुर्वेद को कैसे घर तक पहुंचाया जाए, इस पर मंथन होगा। साथ ही देश भर से आयुर्वेद से जुड़े संस्थान भी भाग ले रहे हैं। सम्मेलन की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। इस दौरान उन्होंने 10वें आयुर्वेदिक सम्मेलन में शुभकामनाएं भी दी। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्णय से ही देहरादून के यह सम्मेलन हो रहा है और यह सम्मेलन सहयोग और व्यापार के नए अवसर सृजित करेगा। आज यहाँ पर देहरादून में 10वीं आयुर्वेद कांग्रेस और जो हमारे यहाँ पर आयुर्वेद एक्सपो का 2024 का भी उद्घाटन यहाँ पर हमने अभी किया और आप देख रहे हैं कि लोगों में बहुत सारा आयुर्वेद के बारे में उत्साह है। लगभग 6000 से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आने वाले 4 दिन में लगभग 25-30 हजार तक लोग इस एक्सपो में यहाँ पर आएंगे और यहाँ का जो भी आयुर्वेदिक लोगों के जो भी स्टॉल लगेंगे, लगभग 350 स्टॉल है, तो सभी स्टॉल का भी लोग वहाँ पर लुत्फ लेंगे और वहाँ से अपनी दवाइयाँ वगैरह का ज्ञान प्राप्त करेंगे। सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में विश्व आयुर्वेद सम्मेलन आयोजित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। हमारे आयुष विभाग के मंत्री आदरणीय प्रताप राव जी का धन्यवाद करता हूँ और निश्चित रूप से ये सम्मेलन देवभूमि उत्तराखंड में होना हमारी जो प्राचीन जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो विधा है, उस विधा को और मजबूती प्रदान करेगा, विश्व के कोने कोने तक ले जाने का काम करेगा। क्योंकि ये देवभूमि उत्तराखंड योग की भूमि है, आयुष की भूमि है और अनेक अनेक वनस्पतियों के लिए ये सबसे उपयुक्त भूमि है। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर खेल मंत्री रेखा आर्या ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। सभी मूलभूत ढांचागत सुविधाएं तैयार की जा चुकी है। उत्तराखंड के खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय कोच की सुविधा दी जा रही है। तो वहीं 15 तारीख को राष्ट्रीय खेलों की पहचान लोगों को लॉन्च किया जाएगा, जिसके माध्यम से उत्तराखंड में आयोजित होने वाले इस लोगों को भारत के हर कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। और इसके साथ खेल एंथम, खेल आइकॉन, शुभंकर रा, टॉर्च लॉन्चिंग और उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाते हुए जर्सी की भी लॉन्चिंग होगी। लॉन्चिंग कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और अधिकारी सम्मिलित होंगे। एक तो सर्वप्रथम सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार और सबका बहुत बहुत आभार, आप सब लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। निश्चित रूप से आज की जो ये पीसी है, यह पीसी राष्ट्रीय खेलों को लेकर है और राष्ट्रीय खेलों के परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के बैठक के उपरांत जो बहुत बड़ी बैठक हुई, उसमें जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए, उसी दिशा निर्देशों के क्रम में आगे बढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप हम सबके बीच में एक पीसी करी थी, जिसमें उन्होंने 15 दिसंबर को एक लॉन्चिंग कार्यक्रम राष्ट्रीय खेलों के निमित्त की जाएगी। और सूबे के सैनिक कल्याण और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी विकासनगर पहुंचे, जहां उन्होंने हरबटपुर में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय का शुभारंभ किया, जहां कार्यक्रम में क्षेत्र के सैकड़ों पूर्व सैनिक भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पचवा दून क्षेत्र के करोड़ों परिवारों की सैनिक पृष्ठभूमि रही है, जिसके चलते आज भी यहां के हजारों लोग आज भी सेना में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जबकि यहां करीब 14,000 से अधिक पूर्व सैनिक भी यहां निवास कर रहे हैं, जिनको पहले जहां सैनिक कल्याण से जुड़े कामों के लिए देहरादून के चक्कर लगाने पड़ रहे थे, वहीं अब यहां जिला सैनिक कल्याण कार्यालय का शुभारंभ हो जाने से उन्हें काम करवाने में तो सहूलियत मिलेगी ही, साथ ही उनका समय पर भी बचेगा, जिसको लेकर खुद सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि भाजपा सरकार में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है, जिसमें सबसे अहम देश के सिपाहियों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कहा कि भाजपा कहने में नहीं, करने में विश्वास करती है। कहा कि हरबटपुर में खुला सैनिक कल्याण कार्यक्रम में जो है कार्यालय से यहाँ के हजारों पूर्व सैनिकों को लाभ मिलेगा।
ये देहरादून जाना पड़ता है। तो देख रहा था, मेरे पास स्पॉट भी चल रही थी, मुझे आने में 1 घंटा लग गया। तो जब ये लोग जाते होंगे तो कितनी दिक्कत इनको होती होगी। और कल्ले के खुलने के बाद जो सैनिक कल्याण की मुख्य योजनाएं हैं, जिनको इनके करने के माध्यम से हम सैनिक को देते हैं, उनका लाभ इनको मिलेगा। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। मेरे अनुरोध पर 1 साल पहले ही ये घोषणा की गई थी। देहरादून और पिथौरागढ़, जहाँ पर सैनिक भारी संख्या में हैं, ये पहली सरकार है कि इतनी गति से काम करती है, नहीं तो फाइलें भूलती रहती है। नहीं, ये हमारे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पूर्व सैनिक रहते हैं, उनके परिवार रहते हैं। और पूर्व सैनिक इस क्षेत्र का जो हमारा उसके संगठन के अध्यक्ष जी डोगरा साहब मेरे साथ खड़े हैं। तो पूर्व सैनिकों को सैनिक कल्याण कार्यालय से संपर्क करने के लिए यहाँ से देहरादून जाना पड़ता था और उसमें बहुत सारी कठिनाइयां होती थी। कुछ उम्रदराज पूर्व सैनिक होते हैं, तमाम सारी ट्रैफिक की भीड़ भाड़ रहती है, बहुत समय लगता था, निरंतर मांग थी। और जैसा मैंने अभी भाषण में भी कहा कि ये गेटवे है तमाम सारे क्षेत्रों का, विकासनगर, तो यहाँ पूर्व सैनिक कल्याण कार्यालय की आवश्यकता निरंतर महसूस की जा रही थी। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। पुरखों की सांझी विरासत, ऋषि मुनियों की परंपरा और अनुकूल वातावरण से देवस्थानम उत्तराखंड को मिला है देश और दुनिया में सबसे ज्यादा मानव और बड़ी है आयुष और वेलनेस में बेस्ट डेस्टिनेशन की पहचान। We all came here to clean our 5 chakras and so far so good. We really enjoy it and I give my best wishes for the government of Uttarakhand. उत्तराखंड सरकार का संकल्प है कि आयुष और वेलनेस की समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाए और सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाए। देवभूमि उत्तराखंड में 300 से ज्यादा आयुष और वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें प्राकृतिक आयुष उपचार और योग प्रदान किया जा रहा है। मेरे पाँव की हड्डी भी थोड़ी बढ़ गई थी और वो पंचकर्म भी मैंने कराया है और मेरा सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे मुफ्त हुआ है और उसमें मुझे 90% फायदा हुआ है। राज्य में पहली बार इवनिंग ओपीडी संचालित की जा रही है, जिसमें प्रकृति परीक्षण और ऋतुचर्या के अनुसार गैर संक्रामक रोगों और गंभीर बीमारियों का उपचार किया जा रहा है। मेरे को MND था, मोटर न्यूरॉन डिजीज, जिसमें मुझे नसों में झंझनाहट होती थी और मेरा राइट हैंड वर्क नहीं कर पाता था। मैं पिछले 20 दिनों से यहाँ पर मात्रावस्थी और मरम चिकित्सा ले रहा हूँ, जिससे मुझे 50 से 60% रिमूव हो पा रहा है, आराम मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इंटरनेशनल योगा डे का उत्तराखंड में सफल संचालन होता है। उत्तराखंड सरकार डिजिटल कार्यक्रम आयुर्वाणी और आयुर तरंगिनी मैगजीन के माध्यम से योग और आयुष से जुड़ी जानकारी जनता के बीच पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से आयुष और वेलनेस में निवेश के द्वार खुले हैं। सांझी विरासत को संजो रही है उत्तराखंड सरकार। आयुष और वेलनेस है स्वस्थ जीवन शैली के आधार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सरकार ने प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए सभी को आमंत्रित किया है और ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी अन्य लोगों के साथ कुंभ के लिए आमंत्रित किया गया है। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य और राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह ने कहा कि जिस तरह से अन्य लोगों को महाकुंभ के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आमंत्रित किया है, इस तरह का निमंत्रण उनके लिए भी है।
उत्तर प्रदेश के अंदर 13 जनवरी से 29 फरवरी 2025 तक लगभग 45 दिन तक चलने वाला एक बड़ा आयोजन, जिसमें हम प्रयागराज में करने जा रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि 2019 में अर्धकुंभ था, उसकी दिव्यता और भव्यता भी हम लोगों ने महाकुंभ के समान ही की थी। मेरे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 22 करोड़ लोगों का आवागमन प्रयागराज के अर्धकुंभ 2019 में हुआ था। इस महाकुंभ में हमारा ये मानना है कि लगभग 40 से 45 करोड़ लोग पधारेंगे। देखिए, हमारे प्रयागराज में 2025 की महाकुंभ की बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और लगातार चल रही हैं। उसकी एक छोटी सी फिल्म अभी हमने दिखाई भी थी कि किस प्रकार वह टेंट सिटी बन रही है, हॉस्पिटल बन रहा है, खोए पाए का केंद्र बन रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए, स्वच्छता के लिए और सुरक्षित कैसे हो कुंभ, इसके लिए लगातार हम डिजिटल से भी उसकी तैयारियां देख रहे हैं। और अच्छे से अच्छा जितने भी हमारे पर्यटक आए, साधु संत आए और जो भी श्रद्धालु आए, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इस बात को ध्यान में रख के इस कुंभ की तैयारी हो रही है। विकासनगर में 533 करोड़ रुपए सीवरेज लाइन के लिए प्रस्तावित हुए हैं और वहीं विकासनगर को जो है आधी आबादी को इस योजना से वंचित रखा जा रहा है। इसके विरोध में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। वहीं आज विकासनगर के केसरबाग से एक जन जागरण अभियान और हस्ताक्षर अभियान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चलाया, जिसमें कि उन्होंने कहा कि जिम्मेदार लोग अभी आबादी तक जो है आधी आबादी तक प्रस्तावित योजना से वंचित रहे हैं और आधे क्षेत्र में सीवरेज की लाइन बिछाई जा रही है और आबादी को इसमें वंचित रखा जा रहा है, जिसका कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता पुरजोर से विरोध कर रहे हैं। इसी संबंध में यह हस्ताक्षर अभियान और जन जागरण अभियान चलाया गया है। वहीं ये जन जागरण अभियान और हस्ताक्षर अभियान शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शम्मी प्रकाश के नेतृत्व में चलाया गया। सभी प्रकाश ने कहा कि अगर इस ओर जिम्मेदार ध्यान नहीं देंगे तो आगे भी उनको जो है उनका विरोध जारी रहेगा जब तक कि आधी आबादी को सीवरेज की योजना से जोड़ा नहीं जाता। $535-33 करोड़ की योजना जो विकासनगर में आई है, उसमें इतनी बड़ी आबादी को अपनी लापरवाही से कह दें या क्या कह दें, उस लापरवाही के तहत जो है इतनी बड़ी आबादी को छोड़ दिया गया, वंचित कर दिया गया है। आज जब सबसे ज्यादा आवश्यकता इस नई बस्तियों के अंदर है, वहाँ पर इस योजना का लाभ इन लोगों को नहीं मिल पाएगा, तो किस लिए नगर पालिका में सम्मिलित किया गया था, जब कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं और उसके ऊपर दावे किए जा रहे हैं कि जो है हमने इतनी बड़ी योजनाओं को यहाँ पर लेकर आ गए हैं, तो वो खोखली योजना है। सिर्फ इसलिए ये जन जागरण अभियान आम जन के माध्यम से चलाया जा रहा है, हस्ताक्षर अभियान हमारा चल रहा है और हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं उन जनप्रतिनिधियों को जो जब डीपीआर बन रही थी, जो उस समय सोए हुए थे, जिन्हें इस बारे में पता नहीं था कि इसमें क्या होना है। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में अवैध रूप से संचालित आरा मशीनों पर वन विभाग ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य को मिली गुप्त सूचना के आधार पर जो है यह ऑपरेशन चलाया गया है। डीएफओ के निर्देश पर एसडीओ संदीप गिरी ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर काशीपुर में चल रही अवैध आरा मशीनों पर छापेमारी की है। वहीं कार्रवाई के दौरान कई आरा मशीनों को सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि पहले भी वन विभाग ने ऐसे अवैध आरा मशीनों पर कार्रवाई की थी, लेकिन लकड़ी माफियाओं ने फिर से इस अवैध धंधे की शुरू कर दिया है और वहीं इस पूरे मामले में डीएफओ प्रकाश चंद आर्य ने एक बड़ी चेतावनी दी है। कई दिन से सूचना प्राप्त हो रही थी कि ये काशीपुर क्षेत्र में कुछ जो है आरा मशीनें अवैध रूप से संचालित हो रही हैं। ये इसको देखते हुए जो रैकी कराई गई और वहां पे कल 2-3 दिन से लगातार हम लोग जाकर के, हमारी टीम जाकर के देख रही थी कहाँ पे वो हैं।
तो जब वो कंफर्म हो गया तो आज सुबह उस क्षेत्र में जाकर के छापामारी की गई और 3 मशीनें जो कि चलती थी उनको तीनों को सीज किया गया। ये जो चलती हुई मशीनें पाई गई हैं उसके हम लोगों ने उनके जो चक्के और जो आ रहे हैं वो खोल दिए हैं और 1-2 मशीनों में ताला लगा दिया गया, सीज कर दिया गया। अब अगर ये जो हमारे पास जो अब क्योंकि वो हमारे पास सीज है तो इसलिए अब भविष्य में उनको चलने की संभावना नहीं है, उनको चलने नहीं दिया जाएगा। जो हमारे सुसंगत धाराएं वन अधिनियम में उनके खिलाफ FIR कराने की और उसके अलावा और भी जो भी कार्रवाई हो सकती है वो किया जाएगा। काशीपुर और जसपुर में अगर हम बात करें तो ज्यादातर मशीनें जसपुर में पाई जाती हैं, तो क्या सर जसपुर भी करता हूँ इसमें देखकर तंगा कर लेते हैं सर। ये उसकी थोड़ी ना करनी थी, काय की बनानी बताओ। इन पे लोग पूरी एक जगह हाथ पकड़ लो, बोलने वाला क्या जो कंप्लेंट कर दिया अभी करता हूँ तो हम इसमें देखकर तंगा कर लेते हैं। देखो सर ये देखो जाल इसी वीडियो बना जाए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं। उत्तराखंड में बागवानी से सशक्त हो रहे हैं किसान, बन रही है उन्नत प्रदेश की विशिष्ट पहचान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से किसानों की आय में जबरदस्त मुनाफा, फल और सब्जियों में पौष्टिकता, विकास के अंत्योदय सफर की कहानी लिख रही है। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना के तहत किसानों को समृद्ध बनाने के लिए कोल्ड स्टोरेज पर 50% सब्सिडी अथवा 7,50,000 रुपए तक और रेफ्रिजरेटर वैन पर 50% सब्सिडी अथवा 13 लाख रुपए तक दिए जा रहे हैं। साथ ही फल, सब्जियां, पुष्प और मसालों के पौधे और बीज 50% सब्सिडी पर किसानों को प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी योजना के तहत हमें सब्जी और बीज उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे कि हमें समय समय पर उद्यान विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार के कीटनाशक दवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं और महिलाओं का एक आजीविका को लेकर एक नया ही उत्साह उत्पन्न हुआ है। मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना में पॉली हाउस के अंदर सब्जी या पुष्प का उत्पादन करने पर किसानों को 80% तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है। बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत सी ग्रेड सेब और अन्य फलों को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए व्यवस्था की गई है। फसल बीमा योजना के तहत फलों और मौसमी सब्जियों का बीमा कराया जाता है और सरकार किसानों को प्रीमियम की कई गुना धनराशि प्रदान कर रही है। हमने आम की फसल का बीमा करवाया था, जिसका 8 गुना प्रीमियम हमें सीधा डीबीटी के माध्यम से हमारे अकाउंट में प्राप्त हुआ। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा उत्तराखंड सरकार, मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का। बागवानी योजनाओं से खुल रहे हैं समृद्धि के द्वार, किसानों को मजबूत बना रही है उत्तराखंड सरकार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका बढ़ते खबरों की ओर। जौनसार बाबर के रहने वाले एक व्यक्ति अमित चौहान, जो कि आजकल सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रहा है, तो वही आपको बता दें कि अमित चौहान के द्वारा जौनसार बाबर की संस्कृति पर वीडियो एंड ट्रोल भी बनाई जा रही थी। वही कुछ पैसा कमाने के चक्कर में अमित चौहान ने कुछ अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की, जिससे जौनसार बाबर के निवासियों में इसको लेकर काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है। वहीं आज विकासनगर के डाक पत्थर रोड तिराहा पर काफी संख्या में जौनसार बाबर के युवा और अन्य लोग एकत्रित हुए और अमित चौहान का पुतला दहन किया। वहीं उन्होंने कहा कि अमित चौहान के द्वारा जौनसार बाबर को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वहीं हम अमित चौहान का बहिष्कार करते हैं। वहीं इन युवाओं में अमित चौहान के खिलाफ काफी गुस्सा दिखाई दे रहा है। इन युवाओं और लोगों ने डाक पत्थर रोड तिराहा पर अमित चौहान के विरुद्ध काफी प्रदर्शन किया। कि एक अमित चौहान नाम का युवक है और पीछे उसका एक मामला लड़की के साथ भी आया गया है।
लेकिन वो पूरे समाज, जैसे हमारा जौनसार बाबर है, वो एक संस्कृति के लिए जाना जाता है, नाच गाने के लिए जाना जाता है, उसी को वो यूट्यूब पर दिखाता भी था। लेकिन अभी आने वाले जो अभी समय है, इस टाइम पर उसकी एक वीडियो वायरल हुई थी। उसके बाद जब उसका चेक करा गया तो उसका एक चैनल बना हुआ है जिसमें वो वीडियो प्रॉपर्ली डालता रहता था महीने में। बहुत सारी वीडियोस उसमें आई भी है और पैसे कमाने का वो साधन उसने बनाया उसे। लेकिन इससे हमारे तो कोई मतलब नहीं है कि वो वीडियो कैसी भी बनाए, लेकिन वो दैनिक जीवन में हमारे समाज का नाम यूज करता था कि हम जौनसारी हैं वगैरह वगैरह। तो ऐसा उसे नहीं करना चाहिए और उसका बहिष्कार करना चाहिए। एक व्यक्ति है अमित चौहान, जो संस्कृति को लेकर जगह जगह वीडियो बना रहा था और प्रचार कर रहा था कि हम संस्कृति को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जो उसकी वास्तविक हकीकत है, वो व्यक्ति पूर्व में भी जेल जा चुका है किसी लड़की के मामले में, और अभी कुछ ही दिन पूर्व उसकी अनैतिक रूप से और अश्लील वीडियोज लोगों के बीचों में वायरल हो रही है, जो हमारे समाज को कलंकित कर रही है। देहरादून में पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र की जिम्मेदारी मिलने के बाद नवनियुक्त पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल राजीव स्वरूप अपना पदभार ग्रहण कर चुके हैं। पदभार ग्रहण करते ही राजीव स्वरूप ने अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई। उन्होंने बताया कि शीतकालीन चारधाम यात्रा और उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसको बखूबी निभाया जाएगा। देखिए, गढ़वाल परिक्षेत्र जो है वो पूरे 7 जनपद उत्तराखंड के हैं और देश और विदेश का पूरा यहाँ पे इंटरेस्ट रहता है, चाहे वो हरिद्वार में मेले हो या हमारे चारधाम यात्राएं हो या फिर अभी जो शीतकालीन यात्रा शुरू होगी और आने वाले आगामी जो हमारे नेशनल गेम्स हो रहे हैं। तो ये तो इमीडिएट चीज़ें हैं जिसमें कि ध्यान देना पड़ेगा। प्लस जो देहरादून की जो और हरिद्वार में जो जिस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है, उस पॉपुलेशन इंक्रीज़ के चलते शहरों में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, चाहे वो ट्रैफिक की हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।